मसीही का तमाम ये संबोधि लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज शो में कौन सी खबरें चुनी गई हैं। शुरुआत करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक खबर के साथ। बेहिसाब खर्च करने वालों पर अब आयकर विभाग की नजर। खुली LIC के कर्मचारी की धोखाधड़ी। चीन से क्यों बढ़ा मेडिकल उपकरणों का आयात? रूस क्यों नहीं दे रहा भारत को क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट? ये डिस्काउंट तो अच्छा खासा मिल रहा था, अब क्या हो गया ये जानेंगे। HUL के नतीजों में क्या छिपा है और RBI को किस बात का है डर? RBI ने कहा है कि बैंकों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 2-3 और बातें कही हैं। क्या वो बातें कही हैं, क्या उनका मतलब है भारत के बैंकिंग सेक्टर को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, ये समझेंगे आज विस्तार से दिन की सबसे बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत इनकम टैक्स विभाग की एक खबर के साथ। अगर आप बेहिसाब खर्च करते हैं, अगर आप घूमने पर, बड़ी बड़ी शॉपिंग पर, लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं, या आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आयकर विभाग आपकी कमाई की जाँच कर सकता है। जी हाँ, ज़रूरी हुआ तो आपको टैक्स का नोटिस भी भेजा जा सकता है। दरअसल आयकर विभाग उगाही का दायरा बढ़ाने के लिए, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरीके की रणनीति अपना रहा है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर लोगों के खर्च के बारे में जानकारी को जुटा रहा है। आयकर विभाग इस साल इनकम टैक्स देने वालों के आंकड़े में 10% की बढ़ोतरी करना चाहता है, ये लक्ष्य रखा है। सर, कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, ऐसा कर क्यों रहा है RBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? शुभम, ये खबर बेहद ध्यान से समझने की ज़रूरत है भारत में टैक्स धारकों के लिए, क्योंकि भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पड़ताल के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है और उस बड़े बदलाव की तैयारी का संकेत है ये कार्यक्रम, ये जो तैयारी जिसका संकेत अभी में मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पूरा बड़ा विस्तृत वर्क प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए वो टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश में जो लक्ष्य है कि कम से कम 10% के आसपास नए करदाता टैक्स के दायरे में जोड़े जाएंगे, जो करीब 86 मिलियन के आसपास होंगे इस साल। और इसे करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 तरीके अपनाए हैं। उन दोनों तरीकों का प्रस्ताव CBDT के बोर्ड के सामने रखा जाने वाला है। पहला तरीका यह है कि ऐसे लोग जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल पर हो, फर्टिलिटी क्लिनिक की सेवाएं लेना हो, मेडिकल की सेवाएं लेना हो, या और भी लग्जरी आइटम्स खरीदना हो, इनके बारे में जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं उनके आधार पर उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने डेटा एनालिटिक्स के जरिए ये पता चला है कि बहुत सारी हाई वैल्यू परचेजेस भारत में होती हैं और वो ऐसे लोग करते हैं जो आमतौर पर इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो यदि आपके पास यदि आपने कोई बड़ी खरीद कर रखी है और आपने उसका सही मूल्य आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है, तो आप इस नोटिस के दायरे में आ सकते हैं। पहली चीज़ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है। पर दूसरी चीज़ जो इसके भीतर आ रही वो थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने डेटा एनालिटिक्स से पाया है कि बहुत सारे लोगों के फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनको मिलने वाले डिविडेंड, उनको मिलने वाला कमीशन, उनको मिलने वाली शेयरों की बिक्री का लाभ, उनको मिलने वाले और वित्तीय सुविधाएं अभी भी टैक्स के नेट में नहीं आ पा रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे डेटा की मॉनिटरिंग करता है, पैन के जरिए ट्रांजैक्शंस को गवर्न करता है, बैंकों से उसके पास डेटा आता है, स्टॉक मार्केट से डेटा आता है। पर वित्त मंत्री ने खुद ये कहा था कि आज ऐसे करीब ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जिनकी संख्या 3 करोड़ से ऊपर है, जिनके वित्तीय ट्रांजैक्शन, जिनके कारोबारी ट्रांजैक्शंस और जिनके इनकम के बीच में गहरा मिसमैच है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड से पैसा ले रहे हैं, जो अलग अलग निवेशों से पैसा ले रहे हैं, उनके फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ट्रैकिंग भी शुरू की जाएगी। ये बात इनकम टैक्स के ढांचे में अब इतने प्रभावी ढंग से पहली बार आ रही। बड़ी खरीदों पर तो इनकम टैक्स की निगाह बराबर रहती थी, पर लेकिन अब आपके जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस हैं उन पर भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह होगी। तो इन दोनों को एक साथ लेकर जो आंकड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पिछले सालों के डेटा एनालिटिक्स से जुटाए हैं, इसमें कई आंकड़े नोटबंदी के बाद जो रिटर्न्स आए थे उनसे निकाले गए। इनके आधार पर उन पोटेंशियल लोगों की पहचान की जाएगी जो टैक्स नहीं चुका रहे हैं, बल्कि उनकी कमाई उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने LIC के एक डीलर को फ्रंट रनिंग के आरोप में पकड़ा है। दरअसल LIC के कर्मचारी थे जो फ्रंट रनिंग करते थे। आरोपी का नाम योगेश गर्ग है। योगेश अब शेयर बाजार में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पर बैन लगा दिया गया। उनके साथ उनके 4 रिश्तेदारों को भी शेयर बाजार से प्रतिबंधित
कर दिया गया है। सर, कैसे हो रही थी ये फ्रंट रनिंग? एलआईसी के अंदर अपने तरीके का पहला बड़ा मामला है और एलआईसी के कर्मचारी का इसमें शामिल होना और ज़्यादा चिंताजनक है। ये फ्रंट रनिंग जिसे आमतौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग के तौर पर होती थी उस तरीके से ही थी, पर एलआईसी के मामले में काफ़ी बड़ी थी। योगेश और उसके साथ कई एंटिटीज़ हैं, 5-6 और एंटिटीज़ हैं जो इनके परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों की कंपनियाँ या निवेश फर्म्स थी। योगेश के पास या जो सेबी ने अपनी जाँच में पाया कि इनके पास कई सारी ऐसी जानकारियाँ होती थी जो एलआईसी के बाजार के मूवमेंट से जुड़ी होती थी। एलआईसी के स्टॉक से नहीं, एलआईसी बाजार में क्या खरीदने वाली है, एलआईसी बाजार में क्या बेचने वाली है, क्योंकि एलआईसी भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी निवेशक है और उसकी खरीद फरोख्त के फैसले लगातार होते रहते हैं। उन सूचनाओं का इस्तेमाल करके एलआईसी का ये कर्मचारी बाजार में ट्रेड करता था और उसके फायदे उठाता था, या तो बिकवाली से या खरीद से। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि करीब करीब 2.44 करोड़ रुपए के आसपास की अवैध कमाई इन सूचनाओं के जरिए एलआईसी के इस कर्मचारी ने और इसके साथ जुड़े हुए 6-7 अलग अलग लोगों ने बाजार में की है। और ये एलआईसी की सूचनाओं के बाजार में लीक होने का अपनी तरीके का पहला मामला है जिसमें कई कर्मचारी ने बाजार में मैनिपुलेशन किया है एलआईसी की सूचनाओं के आधार पर। देश में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने चीन से मेडिकल उपकरणों की आयात में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार को आगाह किया है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर तक चीन से आयात होने वाले 30 प्रमुख मेडिकल उपकरणों के आयात में 25 से 150% बल्कि 152% तक की बढ़ोतरी हुई है। 21-22 के दौरान अगर आप बात करें तो चीन से मेडिकल उपकरणों के आयात में 48% बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सर, इतना मेडिकल डिवाइस का आयात चीन से क्यों बढ़ रहा है? भारत में कोविड के बाद मेडिकल डिवाइसेस के आयात पर चीन से निर्भरता बढ़ी है। इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, मास्क हैं, किट्स हैं और बहुत सारे और सामान जिनका अस्पतालों में और मेडिकल ज़रूरतों में इस्तेमाल होता है। भारत में इसकी उत्पादन क्षमताएं नहीं है। हाल में ही सरकार ने, अभी हाल के ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी अप्रूव की है, जिससे भारत में मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस की आत्मनिर्भरता की स्थिति में गहरी चुनौती दिखाई दे रही है और 30 के आसपास ऐसी बड़ी मेडिकल डिवाइसेस हैं जो भारत के अस्पतालों में, सरकारी और निजी अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही हैं, जिनका आयात चीन से 25 से 152% तक बढ़ा है। रूस से भारत को सस्ते क्रूड ऑयल की सप्लाई अब धीरे धीरे कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि चीन ने रूस से सस्ते तेल की खरीद को बढ़ा दिया है। चीन को चाहिए था बाजार, वो बाजार अब भारत से शिफ्ट हो गया है चीन की तरफ, जिस वजह से भारत को मिल रहे डिस्काउंट पर भी असर पड़ा है। पहले बड़े डिस्काउंट पर रूस भारत को तेल दे रहा था, लेकिन अब जब चीन बड़ा बाजार बनके उभरा है तो निश्चित सी बात है, बाजार में जब आपूर्ति निश्चित है और मांग बढ़ रही है, चाहे वो चीन से बढ़ रही हो, तो डिस्काउंट पर असर पड़ना ही था। सर, कितना मिल रहा था ये डिस्काउंट और अब कितना कम हो गया है? चीन ने भारत को रूस के कच्चे तेल के बाजार में गहरी प्रतिस्पर्धा दी है। इसे हाल में आप शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात और चीन के और रूस के गहरे रिश्तों के तौर पर भी देख सकते हैं। भारत को आमतौर पर अभी तक पिछले 1 साल के दौरान चीन से आयात पर 15 से $20 का डिस्काउंट मिलता था प्रति बैरल का। ये डिस्काउंट का मतलब कि जो ब्रेंट का प्राइस था उससे करीब 15 से $20 सस्ता तेल मिलता था और उसके आधार पर भारत की कंपनियों ने सस्ते तेल की रिफाइनिंग करके बड़ा एक्सपोर्ट किया था और इसीलिए सरकार ने उन पर विंडफॉल टैक्स भी लगाया था, काफ़ी कमाई भी की थी। लेकिन अब चीन ने अपने यहाँ बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ में इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया है और बड़ा आयात भी शुरू किया है और इसलिए अब रूस को एक नया ग्राहक मिल गया है। धीमे धीमे भारत को मिलने वाला जो डिस्काउंट है वो पहले 10 बैरल तक आया था और अब घटकर $5 पर बैरल के आसपास हो गया है। समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर भारतीय रुपये की कीमत में और भी गिरावट आती है, हालांकि रुपया स्थिर है 82-83 के बीच में, और गिरावट आती है तो ये डिस्काउंट और भी कम हो जाएगा। एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भारत और रूस के बीच पेमेंट्स को लेकर अभी स्थितियाँ बेहतर नहीं हुई हैं। हम आपको बता चुके हैं मनी सेंट्रल में कि रूस भारतीय रुपए में पेमेंट लेने को तैयार नहीं है, इसलिए भारत को दिरहम की मदद लेनी पड़ी है। दिरहम के जरिए भारत रूस को पेमेंट कर रहा है, जबकि चीन के साथ रूस ने युआन में ट्रांजैक्शंस का एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया है और एक तरह से युआन, चीन का युआन रूस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा के तौर पर उभर कर आया है। तो चीन के साथ रूस के ट्रेड में या व्यापार में अब युआन और रूबल का ट्रेड काफ़ी कुशलता के साथ और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने गुरुवार को मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी की कमाई और बिक्री में तो बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि महंगाई की वजह से कंपनी के मार्जिन घटे हैं। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी के ग्रॉस मार्जिन घटकर 48%
पर आ गए हैं, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 49% थे। 1% का नुकसान हुआ है। एचयूएल की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के सीईओ ने कहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से उनके मार्जिन पर, उनकी सेल पर असर देखने को मिल रहा है। सर, ग्रामीण क्षेत्र के बारों पर खास टिप्पणी की है, क्या बताते हैं एचयूएल के नतीजे? शुभम, अगर एचयूएल के नतीजों को भीतर जाके देखा जाए तो हमेशा एफएमसीजी कंपनियों के मामले में उनकी वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के बीच में तुलना करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें समझ सकें कि बाजार के बारे में वो क्या संकेत दे रहे हैं और उसका शेयरों पर या निवेश पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप इस एचयूएल के नतीजों को करीब से देखें, एफएमसीजी कंपनियों के करीबों को नतीजों को करीब से देखें, तो एचयूएल का नतीजा बताता है कि वैल्यू टर्म्स में, यानी कीमत की दृष्टि से कंपनी के कारोबार में बढ़ोतरी करीब 7.5% की है। पर अगर वॉल्यूम के आधार पर देखें, यानी मात्रा के आधार पर देखें, तो ये बढ़ोतरी 4% पर स्थिर है और पिछले 1 साल से स्टेबल है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। वॉल्यूम का अर्थ ये कि कंपनी अगर साबुन बनाती है तो कितने हजार संख्या में साबुन बिकते हैं, और चूंकि कंपनी ने बीच में कीमत बढ़ा दी थी तो कीमत के आधार पर उसका रियलाइजेशन बेहतर हो गया और इसकी वैल्यू ग्रोथ बेहतर दिखाई देती। भीतर जाने पर हमें दिखाई देता है कि जो ग्रॉसरी का पार्ट है, जो कंज्यूमेबल्स का पार्ट है, जो कॉस्मेटिक्स का पार्ट है, डिटर्जेंट का पार्ट है, जिनका ग्रामीण बाजारों पर ज़्यादा बिक्री दिखती है, उन सब में अगर गिरावट नहीं है तो कोई बड़ी ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही है, और इसका असर कंपनी के नतीजों पर हमें दिखता है। बाजार भी नतीजों से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दिया। सर, महंगाई का कितना असर है इन नतीजों में? महंगाई का 2 तरह से असर दिखता है नतीजों में। एक पहला असर दिखता है कंज्यूमर के हाथ में और दूसरा असर दिखता है कंपनी के हाथ में। कच्चे माल की महंगाई के कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले 1 साल में लगातार कीमतें बढ़ाई थी और वो कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को पास ऑन किया था। कंपनी की कोशिश ये थी कि वैल्यू साइड से ग्रोथ कम से कम सस्टेन कर ली जाए कीमतें बढ़ाकर, क्योंकि वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आ सकती है। यह रणनीति कुछ हद तक काम की, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं की, क्योंकि बाजार ने भीतर उतर कर यह देखा कि कंपनी के नतीजों में कारोबार का आकार नहीं बढ़ रहा है, कारोबार का मूल्य बढ़ रहा है, और जिसके कारण जैसे जैसे कंपनी कीमत बढ़ाती है वैसे वैसे उसकी खपत भी घटती जाती है, क्योंकि डिमांड में भी कमी आती है। तो अब हिंदुस्तान लीवर महंगाई के उस फेर में फंसी है जहां कीमतें एक सीमा से अधिक बढ़ाने से मात्रा में और बिक्री में कमी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका असर कंपनी की बैलेंस शीट पर मार्जिन्स पर और बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है। ये हिंदुस्तान लीवर के नतीजों के भीतर से हमें संकेत मिलते हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से पहले से उठाए गए कर्ज को समय से पहले लौटाने का सिलसिला बना हुआ है। ग्रुप ने होलसिम के सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया था उसमें से करीब $20 करोड़ के कर्ज का भुगतान समय से पहले कर दिया है। अदानी ग्रुप ने पिछले साल करीब $10 अरब में होलसिम के अंबुजा और एसीसी सीमेंट के प्लांट को खरीदा था। इस बीच गुरुवार को अदानी ग्रुप की कंपनी एसीसी के तिमाही नतीजे भी घोषित हुए। मार्च तिमाही के दौरान एसीसी का मुनाफा 40% घटकर 235 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सर, पहला सवाल कर्ज चुकाने को लेकर, कर्ज चुकाने का कुछ असर कंपनी पर दिखेगा? $200 मिलियन का कर्ज चुकाया है, इसलिए क्योंकि होलसिम के कर्ज में बाकी कर्ज का भुगतान आगे टाला जा सके। इस कर्ज में 3-4 स्तर थे। इसमें एक सबसे निचले स्तर का कर्ज था, जिसको कि डेट की भाषा में मेज़नीन कर्ज कहते हैं। इस कर्ज का एक हिस्सा इन्होंने चुकाया है, जिस $4.5 बिलियन के आसपास का कर्ज होलसिम के लिए अडानी समूह ने दुनिया के बैंकों से लिया था, और उसकी शर्त ये थी कि ये जो तत्काल चुकाया जाने वाला कर्ज है, जिसकी देनदारी अभी सामने साल भर के भीतर आकर खड़ी हो गई है, इसे अगर चुकाया जाए तो शायद बैंक अडानी समूह को बाकी भुगतान में या बाकी कर्ज और ब्याज के भुगतान में आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे हम लगातार बताते आ रहे हैं कि अडानी समूह की मुख्य समस्या कर्ज है, और कर्ज को कमी करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। इस बढ़ोतरी के बाद क्या दुनिया के बैंक होलसिम के मामले में, जो होलसिम के लिए जो कर्ज के अधिग्रहण का जो कर्ज लिया है, उसमें अडानी समूह को रियायत देंगे कि नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे अडानी समूह के कर्ज की स्थिति क्या होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैक है ये अडानी समूह के पूरे कर्ज के बास्केट में। यह सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा कर्ज है जो होलसिम के अधिग्रहण के लिए, भारत में होलसिम के कारोबार के अधिग्रहण के लिए लिया गया था। सर, दूसरी तरफ एसीसी के नतीजे आए, यहाँ मुनाफा क्यों घटा? एसीसी के नतीजों में थोड़े से चौंकाने वाले हैं। एसीसी के नतीजों में बाजार में गहरी प्रतिस्पर्धा और मांग में कमी का असर एसीसी के मुनाफों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सीमेंट बाजार थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजरता रहा है, लेकिन एसीसी का जो रेवेन्यू है जो उनके कामकाज से, उसमें गिरावट आई है। और ये एक और महत्वपूर्ण वजह है कि अडानी समूह को अपने सीमेंट कारोबार पर और ज़्यादा गहरे ढंग से काम करना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जबकि कंपनी के लिए ज़्यादातर अच्छी खबरें नहीं हैं, तो प्रमुख सीमेंट कंपनी का मुनाफा घटना चुनौती का विषय है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने गुरुवार को बड़े शेयर बायबैक की घोषणा की है। कंपनी 445 रुपये प्रति शेयर पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी, जो कंपनी की अगर आप टोटल वो शेयर होल्डिंग देखें तो उसका 4.91%
होगा। ये बायबैक मौजूदा शेयर भाव से बहुत ऊंचे स्तर पर किया जा रहा है। गुरुवार को शेयर का भाव 374 रुपये प्रति शेयर था। गुरुवार को ही कंपनी के तिमाही नतीजे घोषित किए, जिसमें कंपनी की आय और मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ विप्रो ही नहीं बल्कि देश की सभी दिग्गज आईटी कंपनियों के तिमाही नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे या अनुमान से खराब ही रहे। टीसीएस के मुनाफे में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, वहीं इन्फोसिस और एचसीएल टेक महिंद्रा के मुनाफे घटे हैं। अधिकतर आईटी कंपनियों के रेवेन्यू में मुनाफे की हिस्सेदारी कम हुई है। सर, पहला सवाल बायबैक पे। विप्रो का बायबैक दरअसल आईटी सेक्टर की सेहत के बारे में क्या बता रहा है? विप्रो का बायबैक एक असंगति बता रहा है मैं सूचना तकनीक उद्योग में, जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। विप्रो का ये बायबैक पिछले 8 साल में विप्रो 45,500 करोड़ रुपए का बायबैक कर चुका है। यानी भारत की एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसने अपने फंड्स का, अपने कैश फ्लो का इस्तेमाल अपने शेयर को बायबैक करने में लगातार किया है बड़े पैमाने पर। इस समय एक किस्म की असंगति इसमें दिखती है कि एक तरफ विप्रो अपने यहाँ नौकरियों में छटनी कर रही है, कर्मचारियों को तनख्वाह कम करने की कोशिश कर रही, और दूसरी तरफ कंपनी के पास जो मुनाफे हैं, जो प्रॉफिट एंड रिजर्व है, उससे अपने स्टॉक के प्राइसेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि बायबैक होते ही इस कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, कंपनी बायबैक कर रही। बायबैक करना एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी कंपनी अपने शेयर वापस खरीद सकती है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब बाजार में जॉब कट्स चल रहे हो तो विप्रो का यह फैसला थोड़ा सा असंगतिपूर्ण लगता है, लेकिन बाजार के लिए फैसला अच्छा था। इसलिए बाजार में जो पूरा आईटी पैक है, जिसको हम पूरे आईटी कंपनियों की का जो समूह है, उसमें जो सुस्ती या उसमें जो निराशा छाई थी, उसे विप्रो के बायबैक ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है। सर, अगर हम ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ से आउटलुक कैसा दिख रहा है? बड़े स्टॉक्स को लेकर संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। जैसा शुभम ने आपको बताया कि सारी बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे उनकी उम्मीदों से अच्छे नहीं रहे, उनके गाइडेंसेस भी, यानी उनके आने वाली संभावनाएं भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्टॉक्स को इस प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि छोटे होने के कारण और मझोली कंपनियों को इस मौजूदा प्रतिस्पर्धा में ऑर्डर्स में और अपनी चीज़ों को मैनेज करने में बेहतर परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने आईटी सेक्टर के ट्रेंड को से थोड़ा अलग प्रदर्शन किया है। देश में निजी और सरकारी सेक्टर की नौकरियों के वेतन का फासला लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश की नॉमिनल जीडीपी की तुलना में निजी सेक्टर का वेज बिल 12.7% दर्ज किया गया। इस दौरान सरकारी सेक्टर का वेतन बिल नॉमिनल जीडीपी का 11.8% दर्ज किया गया। करीब 10 साल पहले यानी 11-12 की अगर आप बात करें तो जीडीपी की तुलना में निजी सेक्टर का बेच बिल सिर्फ 9.2% था, जबकि सरकारी सेक्टर का बिल 12.4% हुआ करता था। सर, ये अंतर लगातार क्यों बढ़ रहा है? इसे सामान्य रूप से भी भारत में प्राइवेट सेक्टर के वेजेस में और सरकारी सेक्टर के वेजेस में फ़र्क है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत इस पूरे आंकड़े से मिलता है। आंकड़ा तो स्पष्ट है कि भारत की जीडीपी में, महंगाई मिलाकर भारत की जीडीपी में प्राइवेट कंपनियों का हिस्सा 12.7% है और सरकारी कंपनियों का हिस्सा 12% से कम है। लेकिन सरकार को इस संकेत के साथ सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि सरकार को अच्छा टैलेंट आकर्षित करने में मुश्किल होगी, क्योंकि निजी, वैसे भी भारतीय बाजार में सरकारी नौकरियां कम है और सरकारी कामकाज को बेहतर लोगों की भी ज़रूरत है। और अब जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, नौकरियां कम भी हो रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में और भी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ऐसी स्थिति में सरकार में तनख्वाहों का स्तर भी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कंपेरिजन में देखें तो शायद इसे ये माना जाएगा कि सरकार को आने वाले समय में अपने यहाँ सैलरी को, वेजेस को और बेहतर करने की ज़रूरत है। पर यहाँ तो दूसरी स्थिति है, बहस ये है कि सरकार आने वाले समय में नौकरियाँ स्थायी तौर से दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार की नौकरियों का तो स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। स्थायी की जगह स्थायी नौकरियां आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि अगले पे कमीशंस लाने में, अगला वेतन वृद्धि करने में भी सरकारों को दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के एक बयान से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर ठीक वैसी ही आशंका बढ़ गई है जिस तरह हालात अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कल एक फंक्शन में कहा कि भारतीय बैंकों को किसी अनिश्चित झटके को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक प्रबंधन को समय समय पर रिस्क का आकलन करने की ज़रूरत है और बैंकों के अपने पास पर्याप्त पूंजी और लिक्विडिटी बनाए रखना होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि गवर्नर ने यह भी कहा कि आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी और पूंजी की लिमिट को लेकर जो नियम है, बैंकों के पास उस नियम से ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, उनके पास उससे ज़्यादा पूंजी होनी चाहिए। सर, पहली बात तो ये कि जो निगरानी की बात की, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों के बिजनेस मॉडल को वो निगरानी कर रहे हैं, बहुत गौर से, करीब से देख रहे हैं। क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं करीब से? शिवम, आरबीआई गवर्नर का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब समझना, चाहे वो सरकार हो या निवेशक हो या बैंक में अपना पैसा रखने वाले हों, कि भारत का केंद्रीय बैंक भारत की बैंकिंग
इन उद्योग के और बैंकों की सेहत के बारे में 3 बड़े संकेत दे रहा है। पहला संकेत है कि वो निगरानी और बढ़ा रहा है, बैंकों की सेहत में क्या जांचने की कोशिश करेगा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जांचेगा। दूसरी बात उसने ये कही है कि भारतीय बैंकों पर रिस्क है और उस रिस्क से बचने की उसे व्यवस्था करनी है। और तीसरा ये भी कहा है कि जो सुरक्षा के उपाय हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है, उसके आगे भी बैंकों को कोशिश करनी होगी। रिजर्व बैंक ऐसा लगता है 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर चिंतित है और जिनकी वो निगरानी कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि बैंकों में जो कैपिटल और पूंजी की स्थिति लगातार गिर रही है। सरकार ने 2 साल से बैंकों को पूंजी देना बंद कर दिया है। अब स्थिति ये है कि भारत के बैंक महंगी कीमत पर 8% पर, 8.5% पर, 9% पर AT1 बॉन्ड लाकर या बाजार में बॉन्ड लाकर पूंजी उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक को और हमें और सबको ये साफ साफ दिख रहा है कि बैंक इस डेट की सर्विसिंग आगे आने वाले समय में कैसे करेंगे, जो अपने कैपिटल बेस को प्रॉप अप करने के लिए वो ला रहे हैं। रिजर्व बैंक को दूसरा जो फाइनेंशियल रिस्क बैंकिंग सिस्टम के अंदर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर ब्याज दरों में कमी शुरू हुई तो जो डिपॉजिट्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही जमा पर ब्याज दरें घटना शुरू होंगी, जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनमें और भी कमी होगी और बाकी एसेट्स की तरफ पैसा जाने लगेगा। दूसरी चीज़ और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि NPA का अगला साइकिल किक स्टार्ट होने वाला है, जिसको कि हम RBI की रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। वह अगला साइकिल इस साल की दूसरी छमाही से आना शुरू होगा, जब भारत में NPA बढ़ना शुरू होंगे। खासतौर से जो मिड साइज़ कंपनीज़ हैं, MSMEs हैं, उनमें NPA बढ़ने का खतरा है। तो ये तीसरा साइकिल क्लिक होगा। तो एक तरफ पूंजी की कमी, दूसरी तरफ महंगी पूंजी को जुटाने की मजबूरी और तीसरी तरफ आता हुआ NPA का साइकिल। ये तीनों चीज़ें रिजर्व बैंक को चिंतित कर रही हैं। हालांकि कल के बयान में रिजर्व बैंक ने की तरफ से ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन आप रिजर्व बैंक की पॉलिसी के और पिछले आंकलनों को देखें तो रिजर्व बैंक निगरानी कर रहा है। और RBI ने यह भी कहा कि बैंकों को अपने जोखिम की निगरानी और गहराई से करनी होगी। अमेरिका से इसके तार इस तरह से जुड़ते हैं कि अमेरिका में जो मझोले साइज़ के बैंक्स हैं उनके साथ यही समस्या है। हमने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की स्थिति देखी है। तो भारत में रिजर्व बैंक की तरफ से ये बयान दिया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या इसके बाद शुभम रिजर्व बैंक प्रूडेंशियल नॉर्म्स में बदलाव करेगा, बैंकों की रिस्क मॉनिटरिंग के नए स्ट्रक्चर लेके आएगा, ये सब सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। क्योंकि अगर RBI गवर्नर ऐसा कह रहे हैं तो शायद ऐसा लगता है कि बैंकों में जोखिम की निगरानी के नए पैमाने भी आएंगे। अभी तो मौजूदा पैमानों के तहत बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्थ पर एक रिपोर्ट आती है और बैंकों को अपने कामकाज में सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। सर, ज़्यादा लिक्विडिटी अपने पास होनी चाहिए, पूंजी अपने पास होनी चाहिए, इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये बयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सवाल पैदा करता है। क्या RBI गवर्नर, ये एक सवाल पूछा जा सकता है, इसका जवाब RBI गवर्नर दे सकते हैं, क्या रिजर्व बैंक अपने मौजूदा परिस्थिति में बैंकों की सुरक्षा के लिए जो उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी के नाम्स हैं उनको पर्याप्त नहीं मान रहा है? क्योंकि ऐसी बात अगर भारत का केंद्रीय बैंक कहता तो उसका काफ़ी मतलब होता है। रिजर्व बैंक ने नियम तय कर रखे हैं कि बैंकों में कितनी सुरक्षित पूंजी होनी चाहिए, CRR के SLR के नियम हैं, बैंकों को कितनी प्रोविजनिंग करनी चाहिए कर्ज के अगेंस्ट, ये सारे नियम स्थिर हैं। एक तरफ RBI ये कह रहा है कि भारत के बैंक मजबूत हैं, रिजिलियंट हैं, उनको पर कोई खतरा नहीं, और दूसरी ही सांस में RBI गवर्नर ये भी कह रहे हैं कि उनके पास जो मौजूदा सुरक्षा घेरा है वो कभी भी टूट सकता है, वो पर्याप्त नहीं है, उनका सुरक्षा चक्र उसमें और भी उसमें ज़्यादा रिस्क आ सकते हैं। अब ये दोनों बातें भारत के रिजर्व बैंक की तरफ से असंगतिपूर्ण लगती हैं। अगर बैंक रिजिलियंट है तो इसका मतलब है कि भारत के केंद्रीय बैंक को बैंकों के मौजूदा वित्तीय पूंजी सुरक्षा तंत्र में भरोसा है। अब यहाँ से अगर हम इसे आगे ले जाने की कोशिश करें तो बैंकों से कहा गया है कि वो अपनी मौजूदा रेगुलेटरी व्यवस्था से अलग भी पूंजी रखें। अब ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। बैंकों के पास तो अभी पूंजी नहीं है अपने मौजूदा जरूरतों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि कर्ज NBFCs को जो कर्ज दे रहे हैं उसमें 30% की बढ़ोतरी हो रही, वो पूंजी की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए महंगी पूंजी ले रहे हैं। अब यहाँ से बैंक अतिरिक्त पूंजी कैसे रोक कर रखेंगे? क्या इसके लिए रिजर्व बैंक कोई नए नाम लेकर आएगा? क्या सुरक्षा के बैंकों में पूंजी के एक और लेयर बनाए जाएंगे? क्या बैंकों को आने वाले रिस्क के लिए और ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखनी पड़ेगी? इसके अपने मतलब हैं, क्योंकि अगर बैंकों को ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखनी होगी तो फिर उन्हें और ज़्यादा कैपिटल बेस बढ़ाना पड़ेगा, और या फिर उन्हें बाजार में कर्ज के प्रवाह में कमी करनी होगी, बाजार में ज़्यादा कर्ज नहीं बांट पाएंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ बैंकिंग उद्योग के लिए नए किस्म की चुनौती की बात करती हैं। पर रिजर्व बैंक गवर्नर ने ऐसा कहा है तो कुछ तो हमें आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। सर, खतरा किस तरीके का देख रहा है RBI? खतरा जो सबसे बड़ा बैंकों के भीतर दिख रहा है, जैसा रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि बैंक तो ठीक है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से कोई भी झटका या बड़ा झटका भारत में आ सकता है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो महंगे कर्ज की जो अभी महंगी पूंजी उठाई जा रही है इसकी है। और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक गवर्नर को लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में जिस कॉस्ट पर बैंक अपनी कैपिटल जुटा रहे हैं, इस कैपिटल की सर्विसिंग, वो पूंजी की सर्विसिंग आने वाले समय में कैसे करेंगे। और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी का साइकिल जो बनता दिख रहा है, फिनांस मिनिस्टर भी मान रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहेगी। अगर NPA का अगला साइकिल आता है,
जो कि बड़ा साइकिल आता है, और बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी, जो कि अभी हमें दिख रहा है। अभी एक ही झटके में क्रेडिट की मांग बढ़ते ही एसबीआई जैसे बड़े बैंक भी व्याकुल होकर पूंजी जुटाने के लिए दौड़ पड़े, 8% 9% पर 81 बांड जारी करके पूंजी जुटाने लगे। ऐसी परिस्थिति में अगर एनपीए का बड़ा साइकिल हिट होता और बैंकों का कैपिटल बेस पर्याप्त नहीं होगा तो फिर रिस्क दिखाई देगा। रिजर्व बैंक की तरफ से के इस बयान का मतलब हम ये समझ सकते हैं। गुरुवार को आए अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों से अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्च तिमाही के दौरान जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 1.1% दर्ज की गई, जबकि बाजार का अनुमान 2% ग्रोथ का था। इससे पहले दिसंबर तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.6% दर्ज की गई थी। हालांकि ग्रोथ में आई इस गिरावट के बावजूद अमेरिका में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, वहां बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन लगातार कम हो रहे हैं। सर, क्या बता रहे हैं जीडीपी के आंकड़े? दुनिया में किसी भी सरकार और बैंकर के लिए इससे ज़्यादा जटिल परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। मौजूदा आंकड़ों में अगर आप देखें तो अमेरिका स्टैगफ्लेशन का केस बनता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई की दर भी 5% से ऊपर है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व लगातार इस कोशिश में है कि ब्याज दरें बढ़ाकर उसे कम किया जाए, लेकिन महंगाई की दर कम होने का नाम नहीं ले रही और आर्थिक विकास दर गिरने लगी है, जो कि अब तेज गिरावट के साथ उसमें काफ़ी तेज गिरावट दिखाई दी है, ऐसा दिखता है। हालांकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बनी हुई है, बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है। अब यहाँ से अमेरिका के फेडरल रिजर्व की दुविधा शुरू होती है, क्योंकि ये एक किस्म का स्टैगफ्लेशन है जहां पर इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। अगर वहां के फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में और ज़्यादा कमी करनी पड़ी आने वाले समय में, तो मंदी की आशंका और ज़्यादा तेज़ी से गहरा जाएगी। लेकिन ब्याज दरों में कमी ना करने पर जो इसके भीतर आंकड़े दिख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के अंदर, वो दिख रहे हैं कि महंगाई को मजबूती देने वाले कारक इस आंकड़े के भीतर भी मौजूद हैं। और इसलिए अब अगली बैठक आरबीआई की, फेडरल रिजर्व की, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां से हमें गाइडेंस मिलेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। हालांकि बेरोजगारी के मोर्चे से मंदी को समर्थन करने वाली खबरें नहीं मिल रही हैं। अमेरिका में भी बेरोजगारी की दर या नौकरियों की दर स्थिर बनी हुई है, उनमें बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो एक अजीब किस्म के 3 अलग अलग फैक्टर एक साथ अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। सरकार जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात से सोना आयात करने के लिए नई व्यवस्था को अधिसूचित करेगी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत रियायती दर पर व्यापारियों को 140 टन सोने के आयात की मंजूरी दी जाएगी। ये सोना एमएफएन देशों के लिए लागू 1% शुल्क छूट के साथ आयात होगा। इससे पहले इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने यूएई से सोना आयात करने के लिए 78 लोगों को दिए गए लाइसेंस रद्द करके फिर से लाइसेंस देने की मांग की थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों के निर्यात में 9% का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के दायरे में आने वाले अधिकतर कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। खासकर चावल, दलहन, ग्वारगम, मूंगफली, पोल्ट्री, प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान ऐसे सभी कृषि उत्पादों का कुल $26.72 अरब का निर्यात हुआ है, जबकि 21-22 में ये निर्यात $24.57 अरब का था। वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणी में वर्गीकृत करने और इन पर अलग अलग दर से जीएसटी लगाने पर विचार कर रहा है। ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28% की दर से जीएसटी लगेगा। कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर 18% पर कर लगाया जा सकता है। ये बड़ी लंबी बहस है कि किसको कौशल माना जाए, किसको लक माना जाए। पैक्ड कंज्यूमर उत्पाद बनाने वाली कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने रेमंड के कंज्यूमर केयर कारोबार को खरीद लिया। यह डील 2825 करोड़ रुपए में हुई है। रेमंड ने इस डील में पार्क एवेन्यू जैसे कई लोकप्रिय कंज्यूमर ब्रांड को बेचा है। इस डील के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में गोदरेज कंज्यूमर और रेमंड के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। सर, आपकी कोई टिप्पणी? ये एक और महत्वपूर्ण डील है भारत के कंज्यूमर मार्केट में। हम बड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं कोविड के पहले से भारत के एफएमसीजी उद्योग में। रेमंड्स जो कि सिंघानिया समूह की कंपनी है, उसने अपने कंज्यूमर बिजनेस को बेचा है क्योंकि वो अपने मौजूदा कारोबार में इसे नॉन कोर बिजनेस के तौर पर मान रही थी। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए 2500 से 2800 करोड़ रुपए की डील की है। इससे मेंस केयर सेगमेंट में गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स की और उनकी पहुंच ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि बाजार में इसका असर उस तरह से नहीं दिखाई दिया, लेकिन एफएमसीजी बाजार में गोदरेज कंज्यूमर्स ज़्यादा बेहतर प्रतिस्पर्धा देने की स्थिति में आएगी। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे। इससे पहले आपके पास आऊँगा रविवार को इकोनॉमिकम लेके सुबह 11:15 बजे। सर, क्या खास होगा इस बार इकोनॉमिकम में? इस बार हम इकोनॉमिकम में
आपसे बात करेंगे एक बिल्कुल अलग तरीके के सवाल से बात करेंगे जिसे बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं कि भारत के सड़क क्षेत्र में क्या हो रहा है, भारत के राजमार्ग क्षेत्र में क्या हो रहा है। भारत में सड़कें बन रही हैं या सड़कें बिक रही हैं? सरकार एक तरफ सड़कें बना रही है, दूसरी तरफ NHAI से सड़कें बेचने के लिए कह रही है। क्या NHAI की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आगे बढ़ सके? उसके कर्ज का क्या हाल है? सड़क निर्माण क्षेत्र में सुर्खियों से परे पीछे की क्या कहानी है, ये हम आज बताएंगे। NHAI के भीतर जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि NHAI के आंकड़े हमें भारत के रोड सेक्टर के बारे में क्या बताते हैं। ये इकोनॉमिक हम आपको मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध होगा। चलिए अब आपको बता दें हेलो मनी 9 के बारे में। सोमवार को हेलो मनी 9 कौन कौन से आएंगे, कितने कितने बजे आएंगे। तो सुबह वाला जो प्रोग्राम होगा स्टॉक का, स्टॉक मार्केट सोमवार को बंद है, तो स्टॉक मार्केट पर जो हेलो मनी 9 आता है आएगा। विपुल जी आपके पास एक गेस्ट को लेकर आएंगे और एक खास सेक्टर के बारे में इस पर चर्चा करेंगे। और शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे वेद जैन जी, जाने माने CA हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज आपने जो खबर सुनी मनी सेंट्रल की पहली, कि आयकर विभाग आपके खर्चों पर नज़र रख रहा है, इसी पर वो चर्चा करेंगे। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे डिक्लेरेशन देने चाहिए, ITR भरते समय क्या करना चाहिए, खर्च करते समय क्या करना चाहिए, पैन से जुड़ी कोई जानकारी आपको कैसे शेयर करनी चाहिए, AIF अपना कैसे पढ़ें, 26A की जानकारी कैसे देखें। ये तमाम सवाल आपके मन में अगर कोई हो, आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये शो ज़रूर देखिएगा। मंशा भी समझिएगा आयकर विभाग की, और आप इससे कैसे निपट सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपने खर्चों का हिसाब रख सकते हैं, ये आपको वेद जैन जी समझाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।